After a gap of 15 days and keeping in mind TGT, PGT and UGC examination and some other competitive examination, I have decided that I will run liter some classes related to literary terms, and I will cover it from MH Abrams. And today what will I cover? Today I will cover point of view, character, and here you find characters. So the third heading, that is characters. In this heading I will talk about round character and flat character. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली यू कम टू नो पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट इट्स अ परसेप्शन, नज़रिया किसी भी चीज़ को समझने का, या पॉइंट ऑफ व्यू माइट बी the way of narration. So here in the words of M.H. Abrams, point of view signifies the way a story gets told. Point of view उसको कहते हैं कि एक स्टोरी को कैसे बताया जा रहा है. हर हर नैरेटर का या हर स्टोरी टेलर का एक अपना तरीका होता है टू नैरेट द स्टोरी. तो दैट मेथड, दैट पार्टिकुलर आर्ट ऑफ नैरेशन इज known, what that art of narration is known as narratology, the art to tell the story. But the way the story is told, it matters individually. एक हर आदमी का एक तरीका, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसके दृष्टिकोण से, वह अपने दृष्टिकोण से उस चीज़ को नैरेट करता है, बताता है, सुनाता है. तो M.H. अब्राम्स कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू सिग्निफाइज द वे अ स्टोरी गेट्स टोल्ड. एक पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पर महत्व डालता है कि स्टोरी को कैसे सुनाया गया. द वे अ स्टोरी गेट्स टोल्ड. द मोड आर मोड्स इस्टेब्लिश बाई एन आथर. यह एक मोड है, तरीका है या मोड्स है जो एक आथर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, बाई मीन्स ऑफ विच द रीडर इज प्रेजेंटेड, जिसके माध्यम से या पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से स्टोरी में या स्टोरी के थ्रू रीडर को प्रेजेंट किया जाता है. क्या प्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी. एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी? कैरेक्टर्स. कैसे कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया, जो स्टोरी है उसमें जो डायलॉग है वो कैसे रीडर को प्रेजेंट किया गया, जो इवेंट या एक्शन है वो कैसे प्रेजेंट किया गया, सेटिंग कैसे प्रेजेंट की गई, इवेंट्स को कैसे दिखाया गया है. ये सब चीज़ें क्या करता है? विच कॉन्स्टिट्यूट द नैरेटिव इन अ वर्क ऑफ फिक्शन. एक जो वर्क ऑफ फिक्शन होता है, जो एक वर्क ऑफ नरेशन होता है, जो उसमें ये सब चीज़ें मैटर करता है. तो इन स्टोरी या इन अ वर्क ऑफ फिक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट how the thing has been constitute the narrative, how the narrative is constituted. Narrative is constituted through the presentation of the character, dialogue, actions, setting and events. जैसा अगर मैं एक स्टोरी का एग्जांपल दूं कि एक स्टोरी है द लास्ट लीफ, written by whom? Written by O. Henry. That story is important. Why that story is important? That story is important because in that story we find character, we find dialogue, we find uh, events, we find action, we find setting. You come to know that story is about Jhansi, an old painter who comes forward to save the life of Jhansi. तो उसका इवेंट क्या है, कैरेक्टर कैसे है, घटना कहाँ घटित हुई है, इन सब से नरेशन को या नैरेटिव को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. लेकिन इन सब चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे उसका मोड्स क्या है, कैसे दिखाया जा रहा है, ये पार्टिकुलर चीज़ क्या होता है, ये हर आदमी का एक अपना अलग नज़रिया हो सकता है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उसका अपना बताने का तरीका अलग हो सकता है. दूसरी हेडिंग है कैरेक्टर. द कैरेक्टर क्या होता है? द कैरेक्टर इज़ द नेम ऑफ अ लिटरेरी जानरा. यहाँ पे जो हमें समझना है, कैरेक्टर एक लिटरेरी जानरा है. लिटरेरी जानरा क्या होता है? जानरा मीन्स फॉर्म. जो लिटरेरी फॉर्म होता है, जैसे लिटरेरी फॉर्म में प्रोज है, पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है, ये सब लिटरेचर के फॉर्म है. ऐसे ही कैरेक्टर भी एक लिटरेरी जानरा है, एक लिटरेरी फॉर्म है. ये कैसे होता है? ये शार्ट होता है, यूजुअली
विटी होता है, इसमें ज़्यादातर विटी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। स्केच इन प्रोज, ये प्रोज में लिखा होता है ऑफ अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन, और इसमें किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को लेकर के बात की जाएगी, किसी एक आदमी के ऊपर ये पूरा का पूरा लिखा होता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, कैरेक्टर। तो इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज़ अ लिटरेरी जानरा, स्पेशली इट इज़ रिटन इन प्रोज, इट इज़ शार्ट, यूजुअली विटी, और इसमें एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन को लेकर के कवर किया जाता है। द जानरा वॉज इनाग्रेटेड बाई थियोफ्रास्टस, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्रीक आथर थे, पहली बार उन्होंने इस तरह का रचना लिखा, इस तरह का वर्क लिखा जो एक डिस्टिंक्टिव पर्सन को लेकर के डील करता हो, और उस रचना को क्या कहा गया, कैरेक्टर नाम दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर जो एक रचना की शक्ल दी किसने दी, ग्रीक आथर, ग्रीक पोएट, ग्रीक आथर जिनका नाम थियोफ्रास्टस है, उन्होंने इसको दिया। कब दिया, 2nd सेंचुरी बीसी में, 2वीं शताब्दी बीसी में। हु रोट अ लाइवली बुक इन टाइटल कैरेक्टर, जिन्होंने एक खूबसूरत बुक लिखा और उसको क्या नाम दिया गया था, कैरेक्टर नाम दिया गया था। तो उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब को नाम कैरेक्टर दिया गया, बाद में वही किताब एक लिटरेरी जानरा की शक्ल बनता है। क्रेडिट किसको जाता है, ग्रीक आथर थियोफ्रास्टस को जाता है। और इस लिटरेरी जानरा या कैरेक्टर की क्या खासियत होती है, ये शार्ट में होता है, प्रोज में लिखा जाता है, विटी होता है, और डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन को लेकर के बात करता है। नेक्स्ट जो मेन हेडिंग है, जो कई एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, वो कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स आर द पर्सन्स, कैरेक्टर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं रिप्रेजेंटेड इन अ ड्रामेटिक और नैरेटिव वर्क, जिनको जो है ड्रामेटिक या नैरेटिव वर्क में रिप्रेजेंट किया जाता है। हु आर इंटरप्रेटेड बाय द रीडर, जो रीडर के द्वारा भी जिनकी व्याख्या की जाती है। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वे पर्सन होते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि कैरेक्टर्स हमारे आप जैसे ही पर्सन होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो ड्रामा में या तो नरेशन में, इधर इन एक्शन फॉर्म और इन स्टोरी फॉर्म उनको दिखाया जाता है, और उनको रीडर अपनी ओपिनियन या रीडर के सामने उनके कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, या रीडर उनका एनालिसिस करते हैं, और उनमें देखते हैं रीडर की उनके अंदर कुछ पार्टिकुलर मॉरल, इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स वगैरह, वे इस सब चीज़ को देखते हैं कि उनके अंदर कुछ मॉरल और आप कह सकते हैं कि कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं कि उनके अंदर व्हाट दे हैव सम मॉरल एंड दे हैव सम पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, वो सब चीज़ें उनमें होती हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पेज, तो सेकेंड पेज में क्या बताया गया कि उसमें इमोशनल क्वालिटीज़ होती है बाई इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम व्हाट द पर्सन से एंड देयर डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ सेइंग, और ये चीज़ देखा जाता है वो क्या कह रहे हैं, उनका कहने का तरीका क्या है, कहने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, एंड फ्रॉम व्हाट दे डू द एक्शन, और साथ ही साथ जो वे करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्शन कहा जाता है। जो वे बोलते हैं वह डायलॉग है, जो वे करते हैं वो एक्शन है। उनका बोलने का तरीका होता है, उनका कहने का तरीका होता है, उनमें डिस्टिंक्टिव इमोशनल क्वालिटीज़ होती है, उनमें मॉरल क्वालिटीज़ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ उनके अंदर हो सकती है, इस तरह से। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्लैट कैरेक्टर, कैरेक्टर को दो हिस्सों में बांटा गया, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसका डिवीज़न करने वाले वेल नोन नावलिस्ट और फिक्शनल थियरिस्ट जिनका नाम E.M. फास्टर रहा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, उन्होंने कैरेक्टर को दो हिस्सों में बांटा, एक को उन्होंने फ्लैट कैरेक्टर कहा, दूसरा उन्होंने राउंड कैरेक्टर कहा। E.M. फास्टर, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर ने, उनका एक क्रिटिकल बुक है जिसका नाम आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल है, जो 1927 में आया था। इंट्रोड्यूस्ड न्यू टर्म्स, उन्होंने क्या किया, एक नए शब्द का इस्तेमाल किया फॉर एन ओल्ड डिस्टिंक्शन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। उन्होंने एक नया शब्द लाया और कौन सा वर्ड यूज़ किया, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर। ये कई बार पूछा जा चुका है कि फ्लैट और राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट हु गेम, इट वॉज गिवन बाई E.M. फास्टर, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, अपनी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल में, जो एक वेल नोन नावलिस्ट है और थियरिस्ट है। उन्होंने जो नावल लिखा है उसका नाम आस्पेक्ट्स, जो एक क्रिटिकल बुक नावल पे लिखा, आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, और इसी किताब में उन्होंने फ्लैट और राउंड कैरेक्टर की बात किया हुआ है। उनकी नज़र में जो फ्लैट कैरेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइप कैरेक्टर भी कहते हैं, या उसको 2 डायमेंशनल कैरेक्टर कहा जाता है। फ्लैट कैरेक्टर का दूसरा नाम क्या है, टाइप कैरेक्टर या 2 डायमेंशनल कैरेक्टर। फास्टर सेज इज बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया, और जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो केवल एक ही विचार या एक ही उसका अपना
कैरेक्टर होगा, एक ही रूप होगा, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, एक ही तरह की उसमें क्वालिटीज़ होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। ये फ्लैट कैरेक्टर की खासियत होती है कि फ्लैट कैरेक्टर इज़ नोन एज टाइप और टू डायमेंशनल कैरेक्टर, और वे दे आर बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया और क्वालिटी एंड इज़ प्रेजेंटेड विदाउट मच इंडिविजुअलाइजिंग डिटेल। और उनकी उनकी व्यक्तिगत क्वालिटी को बहुत ज़्यादा दर्शाया नहीं जाता, क्योंकि उनमें कोई ऐसी क्वालिटी होती नहीं है, वे उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, वे शुरू से लेकर अंत तक एक जैसे ही रहते हैं। एंड देयरफॉर कैन बी डिस्क्राइब्ड एडिक्वेटली इन अ सिंगल फ्रेज और सेंटेंस। उनको एक सिंगल फ्रेज या सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ हैमलेट जो ड्रामा है, हैमलेट ड्रामा में जो होरेसियो है वो फ्लैट कैरेक्टर का एग्जांपल है। वो शुरू से लेकर अंत तक अटेंडेंट का काम करता है, उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आता है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर को हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहते हैं, चूँकि उनका किरदार या कैरेक्टर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, दे आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, और उनका जो टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जो उनकी सोच है, जो स्वभाव है, उसमें तमाम चेंजेस आते हैं, और वे बड़े सूक्ष्म होते हैं, उनको समझना आसान नहीं होता। पार्टिकुलरली सच अ कैरेक्टर देयरफॉर इज़ एज, कह रहे हैं कि जो राउंड कैरेक्टर है वे आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर होते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, उनके नेचर में उतार और चढ़ाव होता है। दे आर नॉट बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया but multiple thoughts run we find a lot of changes in the character throughout the novel या throughout the drama, उसमें वो चीज़ देखने को मिलता है। सच अ कैरेक्टर therefore is as, इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इन द नेक्स्ट पेज वी विल कम टू नो कि इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं वे डिफ़िकल्ट होते हैं डिस्क्राइब करने में विद एनी एडिक्वेसी एज अ पर्सन इन रियल लाइफ एंड लाइक रियल पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ सरप्राइज। और वे जब भी हमारे सामने आते हैं तो वे सरप्राइज करते हैं। जैसे वी कैन से कि हैमलेट जो है वो आपका कैसे कैरेक्टर, वो आपका राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर नहीं है। हैमलेट का जो रोल है एज अ लवर भी है, वो ओफिलिया को छोड़ देते हैं तो उसमें भी सरप्राइज होता है। हैमलेट का जो रोल है एज अ स्टूडेंट है, लर्नर के रूप में भी है। हैमलेट का जो रोल है वो एक रिवेंज के भी उसमें आते हैं कि ही जस्ट पेज हिज ड्यूटीज़ अगेंस्ट हिज अंकल, रिवेंज का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें रही है। तो हैमलेट या इस तरह के जो भी कैरेक्टर हैं वे किस में आएंगे, वे आपके राउंड कैरेक्टर में आएंगे। एक शब्द है नैरेटिव। अ नैरेटिव इज़ अ स्टोरी। नैरेटिव जो होता है यह एक स्टोरी होती है वेदर टोल्ड इन प्रोज और वर्ड्स, चाहे प्रोज में बताई जाए या वर्ड्स में बताई जाए। इसमें क्या क्या होता है, इन्वॉल्विंग इवेंट्स, इसमें इवेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एंड व्हाट द कैरेक्टर्स से एंड डू, और इसमें ये भी देखा जाता है कि कैरेक्टर क्या कहता है और क्या करता है। सम लिटरेरी फॉर्म्स सच एज द नावल एंड शॉर्ट स्टोरी इन प्रोज। कुछ लिटरेरी फॉर्म जैसे नावल और शॉर्ट स्टोरी जो प्रोज में है, एंड द एपिक एंड रोमांस, और महाकाव्य या जो रोमांस वगैरह जो लव स्टोरीज़ हैं इन वर्स जो वर्स में लिखी गई हैं, आर एक्सप्लिसिट नैरेटिव, वे भी नैरेटिव फॉर्म में होती है, दैट आर टोल्ड बाय ए नैरेटर, जो कि एक नैरेटर के द्वारा बताया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो नैरेटिव है यह एक स्टोरी है जो प्रोज में हो सकता है या वर्स में या कविता के रूप में भी हो सकता है। इसमें इवेंट होता है, घटना होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, और ये दिखाया जाता है कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कभी कभार ये लिटरेरी फॉर्म में देखा जाए तो नावल में होता है, शॉर्ट स्टोरी में होगा, या प्रोज फॉर्म में होता है, कभी एपिक और रोमांस की शक्ल में आता है, और उस कहानी को कोई एक नैरेटर होता है, सुनाने वाला होता है। इन ड्रामा द नैरेटिव इज़ नॉट टोल्ड। ड्रामा में नैरेटिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि ड्रामा में चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है, वहाँ एक्शन होता है, बट इवॉल्व्स बाय मीन्स ऑफ द डायरेक्ट प्रेजेंटेशन। बल्कि ड्रामा में उसी कहानी को, उसी घटना को प्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। कहाँ पर? ऑन द स्टेज, स्टेज पर, और वह किसकी शक्ल में आता है? एक्शन की शक्ल में आता है, और स्पीचेज ऑफ द कैरेक्टर की शक्ल में वो पूरी कहानी हमारे सामने आती है। नैरेटोलॉजी क्या है? नैरेटोलॉजी आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, कहानी सुनाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? नैरेटोलॉजी कहते हैं। नैरेटोलॉजी डिनोट्स अ कल्सन विच बिकेम प्रोमिनेंट इन द मिड 20th सेंचुरी। ये काफ़ी फेमस हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, विद द जनरल थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ नैरेटिव इन ऑल लिटरेरी फॉर्म्स, कि जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स हैं जो नैरेटिव की शक्ल में, उसमें नैरेटोलॉजी है या नैरेटर है। इट डील्स स्पेशली विद टाइप्स ऑफ नैरेटर। यह टाइप्स ऑफ नैरेटर को भी बताता है कि नैरेटर होते कैसे हैं या उनका क्या काम होता है।
the identification of structural elements and their diverse modes of combination, recurrent narrative devices, and the analysis of the kinds of discourse by which a narrative gets told as well as with the narrative. इसमें बताया जाता है कि उनका अपना तमाम एलिमेंट्स होते हैं नैरेटोलॉजी के, कैरेक्टर है, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, डायलॉग है, एक्शन है, सेटिंग्स है, उन सब चीज़ों को लेके बात होती है। नेक्स्ट है नैरेटिव, दैट इज़ द एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड पर्सन। जो नैरेटिव होता है यह एक इम्प्लाइड पर्सन होता है, यह ऑडियंस भी हो सकता है, टू हुम द नरेटर एड्रेस द नैरेटिव, जिसके माध्यम से नैरेटर कहानी सुनाने वाला घटना को उसको बताता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके तीन हिस्से होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी घटना हुई है, इवेंट, ई से इवेंट हुआ, इस इवेंट को सुनाने वाले को नैरेटर, एन से नैरेटर कहा जाएगा, और जिसको सुनाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑडियंस कहा जाता है। तो अगर देखा जाए नैरेटिव कौन है, नैरेटिव वो ऑडियंस होता है जिसको सुनाया जाता है। नैरेटिव अ पर्सन whom द स्टोरी इज नैरेटेड, और जो स्टोरी सुनाने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, नैरेटर कहा जाता है। तो नैरेटर कहानी सुनाएगा, क्या सुनाएगा, घटना, इवेंट को सुनाएगा, किसको सुनाएगा, रीडर को सुनाएगा। तो जब वो रीडर को सुनाता है या ऑडियंस को सुनाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नैरेटिव कहा जाता है। स्टोरी क्या है, अ मियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन टाइम इनटू द ऑर्गेनाइज्ड। स्टोरी वह होती है जब किसी घटना को केवल प्रेजेंट किया जाता है एक सीक्वेंस फॉर्म में, और एक उसको बताया जाता है, एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जाती है। तो केवल अगर वो केवल एक घटना है तब तो स्टोरी है, लेकिन अगर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया गया तब वह क्या हो जाता है, प्लॉट हो जाता है। स्टोरी और प्लॉट में यही अंतर होता है। प्लॉट जो है घटनाओं का क्रमबद्ध प्रेजेंटेशन है, कोई भी घटना सीक्वेंस में प्रेजेंट की जाएगी, शुरू में आएगा, मिडिल में आएगा, एंड में ये आएगा। स्टोरी में कोई भी जो घटना होती है वो केवल सीक्वेंस में नहीं रहती। फैबुला क्या है, रसन फार्मिलिज्म एक तरह से क्रिटिसिज्म का एक स्कूल है जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको फैबुला कहा जाता है, और यह स्टोरी के मटेरियल या उसके एलिमेंट को दर्शाता है। तो फैबुला क्या है, अ कॉन्सेप्ट ऑफ रसन फार्मिलिज्म रिफर्स टू द एलिमेंटल मटेरियल ऑफ द स्टोरी। जो भी स्टोरी है उसके अंदर जो एलिमेंट है या उसको दर्शाता है। सीजूड क्या है, द कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन, कि हम स्टोरी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा उसका जो कंक्रीट फॉर्म होता है और जिसके माध्यम से ये यूज टू कन्वे द स्टोरी, जिसके माध्यम से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको फॉर्म कह सकते हैं, फॉर्म। और फैबुला क्या है, कंटेंट है, कंटेंट है। फॉर्म का मतलब कि हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, और कंटेंट का मतलब व्हाट इज टोल्ड इन द स्टोरी, उसको भी बताया जाता है। तो thanks for getting your precious time. Now we will meet tomorrow.